स्टार्ट हो गया यस ना? सर, यस ओके सर। सर। अच्छा देखो सर, तो सबसे पहले तो गुड गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। पता नहीं सर, बहुत लोगों को इशू हो रहा है। आई होप कि वो लोग धीरे धीरे आ जाएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं तब तक। हाँ, तो जैसे कि ये जो क्लास है बेसिकली ये बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कमर्शियल नॉलेज का क्लास है। तो यहाँ पर ना सर हम लोग क्या सीखते हैं, जैसे सीएस एंट्रेंस में जो टॉपिक है दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, और सीए के अंदर भी ये इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट एंड कमर्शियल नॉलेज का टॉपिक सेम है दोनों को ही। इकोनॉमिक्स का एक एडवांस लेवल बोल सकते हो या फिर इकोनॉमिक्स का एप्लीकेशन लेवल बोल सकते हो। ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं, चाहे आप सीए के लिए देख लो या सीएस के लिए, दोनों के लिए ही एक एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स बोलो आप, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक्स जैसे हम लोग पढ़ते हैं वो तो अपनी जगह में ठीक है, बट ये एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स जैसे ये देखो, ये सीएस के सिलेबस के हिसाब से, ये सीएस का मैट के अंदर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको डिमांड सप्लाई वगैरह सब कुछ है। और यहाँ पर एक टॉपिक है सर की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट के पार्ट, ठीक है। तो जैसे लास्ट दिन मैं एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो बता रहा था इकोनॉमिक्स में, मतलब डिमांड सप्लाई के अंदर, मैं प्रोडक्शन के अंदर बता रहा था। तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी ये की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो है, इसको हम लोग अपने नोट्स में बताते हैं आपको, ठीक है, कि बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज का जो एरिया है इसमें हम लोग बात करेंगे। सर ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बात करता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात करता है, बिजनेस के बारे में बात करता है। कॉमन सेंस यही है कि बिजनेस के बारे में बात करता है। तो मैं अभी जिस टॉपिक में हूँ, ठीक है, ये सभी टॉपिक इंडिपेंडेंट है तो प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैं रिसेंटली जिस टॉपिक में बात कर रहा हूँ वो टॉपिक का नाम है, जैसे सीएस में इसको क्या कहा जाता है, सीएस एंट्रेंस में की गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, और मैं सीए में इसका क्या नाम पे जानता हूँ सर, ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस। बस ये फर्क है और कुछ नहीं, ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस। नाउ क्वेश्चन इज दैट ये जो ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस का बात मैं कर रहा हूँ, इस पे मेरा मेन फोकस एरिया क्या है सर, इसमें मैं आप लोगों के साथ रेगुलेटरी बॉडीज, मतलब इंडिया में जो बिजनेस बनता है सर, ये जो बिजनेस को चलाया जाता है, इसके लिए गवर्नमेंट लेवल में कुछ इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी बॉडीज हैं जो ओवरऑल पूरा बिजनेस सिस्टम को डेवलप करने पे काम करता है, ठीक है। बिजनेस ऐसे ही नहीं चलता अगर प्रॉपर लेवल में इसको डेवलपमेंट करने के लिए इंस्टीट्यूशन ना हो। अगर प्रॉपर लेवल में इंस्टीट्यूशंस ना हो तो फिर बिजनेस डेवलप करना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आरबीआई, जिसके बारे में मेरा लास्ट दिन से क्लास में डिस्कशंस में कर रहा हूँ, जैसे कि सेबी, स्टॉक मार्केट का जो पूरा एरिया है वो सेबी देखता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, आईआरडीएआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड देयर आर कुछ इंपॉर्टेंट बैंक्स भी हैं जैसे कि नाबार्ड, और भी बहुत सारे हैं, मैं धीरे धीरे, एग्जिम बैंक, ठीक है, सिडबी, बहुत सारे हैं जो डेवलपमेंट बैंक की तरह काम करता है, बिजनेस को जरूरत के हिसाब से लोन प्रोवाइड करता है, तब जाके बिजनेस चलता है सर। तो मेरा फोकस एरिया यही है कि आपको मैं बेसिकली इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस या फिर ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस, जो भी नाम से बोलो सेम कॉन्सेप्ट है, उसी के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये आरबीआई के बारे में मैंने लास्ट वीक स्टार्ट किया था डिस्कशन, लास्ट वीक मैंने आरबीआई के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट किया था कि ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस में फैसिलिटेट करता है, जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एक सेकंड रुको तो। देखो सर, लास्ट वीक मैंने आरबीआई के बारे में जो डिस्कशन स्टार्ट किया था कि आरबीआई जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये क्या है, क्या काम करता है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, आखिर रिजर्व बैंक करता क्या है। सर रिजर्व बैंक बहुत बड़ा काम करता है। अगर किसी भी कंट्री में प्रॉपर बैंकिंग सिस्टम ना हो तो आप ऐसा समझो कि वो देश बिजनेस में कुछ नहीं कर पाएगा। बैंकिंग सिस्टम एक बहुत अच्छा एस्टेब्लिश होना जरूरी है। जो भी कंट्री बैंकिंग सिस्टम में प्रॉपरली अभी तक नहीं बन पाया,
वो कंट्री प्रॉब्लम में है, वो कंट्री प्रॉब्लम में है। मजाक नहीं कर रहा साहब। इसीलिए बैंकिंग सिस्टम के बारे में नॉलेज गैदर करना जरूरी है, क्योंकि आखिर सारा का सारा काम बैंकिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है। और बैंकिंग सिस्टम में गवर्नमेंट आरबीआई को बना के रखा है, जो बेसिकली बैंकर्स ऑफ बैंक है, मतलब बैंकों का बैंक, ठीक है, जो प्रॉपर लेवल में बाकी सारा बैंक को चलाते हैं। अगर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रीएम्बल को देखते हो, प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है? प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है कि रिजर्व बैंक क्या काम करता है, इसका लॉ का पहला मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स। टू रेगुलेट द इशू ऑफ बैंक नोट्स मतलब हमारे देश में जो नोट हमारे पॉकेट में होते हैं, ये नोट होता है बिकॉज आरबीआई इसको बनाता है। नहीं तो पॉकेट में 500 हो, 1000 हो, 2000 हो, 100 हो, 5 हो, ये जो भी पैसा मिलता है ना, ये पैसा सारा का सारा एक्सेप्ट 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाता है, उसके पीछे अलग रीजन है। बट बाकी जो भी करेंसी है, वो सारा का सारा करेंसी आरबीआई का ही इशू होता है। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना सर? ये जनरल नॉलेज भी है, ये जो बात मैं कर रहा हूँ ये जनरल नॉलेज भी है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि बैंकिंग सिस्टम, रिजर्व बैंक, ये लोग कैसे काम करता है, ये जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तभी ना जाके आप लोग बिजनेस के बारे में डेवलपमेंट कर पाओगे ना, तभी जाके आप लोग बिजनेस के बारे में डेवलप कर पाओगे कि बिजनेस कैसे चलता है, बिजनेस के बारे में गवर्नमेंट का रोल प्ले क्या है। यहाँ पर आप सुनते होंगे सर, आप लोग ऐसे सुनते होंगे कि गवर्नमेंट रिजर्व बैंक लेवल में रेपो चेंज होता है। सुना आप लोगों ने रेपो के बारे में? हेलो, आप लोग रेपो के बारे में सुने हो कभी? हाँ, ये एवरी मंथ, एवरी क्वार्टर न्यूज़पेपर में आता है, टीवी न्यूज़ चैनल में भी बोलता रहता है कि गवर्नमेंट रेपो को चेंज कर दिया, स्टॉक मार्केट में भी इसका इफेक्ट पड़ता है। सुना क्या कभी आप लोगों ने? हाँ, मैं नहीं, साहिल, रवि, सभी को पूछ रहा हूँ, शालिनी, बोलो, क्या आप लोग कभी भी सुने हो क्या रेपो रेट के बारे में? यस सर। हाँ सर। क्या होता है रेपो रेट, बोलो, क्या सुने हो कभी आप लोग? देखो सर, ये रिसेंटली गवर्नमेंट ने रेपो को चेंज किया, रिसेंटली गवर्नमेंट ने रेपो को चेंज किया। ये देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली 2-3 बार रेपो को चेंज किया। क्या हो गया सबको? ये किसको जानते हो, कौन है ये? हम्म, जनरल नॉलेज है, बोलो यस कौन है? सर। कौन है? नाम लिखा हुआ है देखो, शक्तिकांत। शक्तिकांता दास। कौन है शक्तिकांता दास? आरबी आरबीआई का गवर्नर। आरबीआई का गवर्नर। ठीक है, तो आरबीआई गवर्नर है, उनका जो टीम होता है वो बैठ के डिसाइड करता है कि देश में रेपो रेट क्या होगा, ठीक है, रेपो क्यों चेंज किया जा सकता है, ठीक है। ये देखो, करेंटली जो रेपो रेट चेंजेस हुआ है 4.9 रेपो है, बैंक रेट 5.15 है, ठीक है। रेपो रेट चेंज का हिस्ट्री भी आप देख सकते हो। ये देखो सर, 2020 में रेपो रेट था 4.4, 22 मई में हो गया 4, फिर हो गया 4, फिर 9 अक्टूबर 4 ही रहा, ठीक है, कुछ चेंजेस नहीं किया। फिर रिसेंटली 2022 के मई में किया 4.4, ठीक है, फिर जून के 2022 में 4.9, एंड 5 अगस्त में रिसेंटली चेंज किया 5.4 पे, 0.5 पॉइंट पे चेंज किया। सर ऐसा चेंज करने से क्या होता है? आपके मन में क्वेश्चन जरूर होना चाहिए कि सर ऐसा चेंज क्यों करता है गवर्नमेंट, रेपो रेट चेंज करके गवर्नमेंट को क्या होता है? सर आप लोग महंगाई के बारे में सुने हो, इन्फ्लेशन? हाँ, इन्फ्लेशन के बारे में सुना है आप लोग? महंगाई, सोसाइटी में, इकोनॉमी में महंगाई चलता है, महंगाई में क्या होता है? हर चीज का दाम बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट को क्या करता है कभी कभी,
गवर्नमेंट कभी कभी क्या करता है, ऐसे रेपो को, मतलब आरबीआई क्या करेगा, रेपो को बढ़ा देगा। रेपो बढ़ा के, रेपो बढ़ाने से क्या होता है, जिस रेट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करते हैं, उस रेट को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। मतलब अगर पहले 4.4 था तो अभी 5.4 है, तो जैसे ही 4.4 का रेट 5.4 में आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली कॉमर्शियल बैंक जैसे कि स्टेट बैंक, जैसे कि एचडीएफसी, जैसे कि आईसीआईसीआई, जैसे कि पंजाब नेशनल, जो भी बैंक के बारे में हम लोग डे टू डे लेवल में देखते हैं, वो बैंक क्या करता है, ज्यादा रेट में आरबीआई को पेमेंट करता है। सर इससे क्या होता है, बता सकते हो मुझे, कि अगर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को ज्यादा रेट में इंटरेस्ट भरेगा, तो इसका इफेक्ट इन्फ्लेशन में कैसे पड़ सकता है? एनी आइडिया? हाँ, रिजर्व बैंक का काम देखो सर, रिजर्व बैंक क्या कर सकता है, एक सिंपल सा, मतलब रिजर्व बैंक का ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसके बारे में मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये लास्ट दिन भी मैंने रिजर्व बैंक के बारे में काफी डिटेल्स में बात किया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ सेबी के बारे में भी बात करूंगा। सेबी मतलब जो स्टॉक मार्केट को चलाता है, स्टॉक मार्केट कैसे मार्केट को चलाते हैं उसके बारे में भी मैं आपके साथ बात करूंगा, और उसको बोलते हुए मैं शेयर मार्केट के बारे में भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट अभी मैं आपके साथ शेयर मार्केट नहीं, बैंकिंग सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ। जो मैंने लास्ट दिन आपको समझाया था कि रिजर्व बैंक क्या करता है, ये देखो, रिजर्व बैंक कब आया है, रिजर्व बैंक का रोल क्या है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ आरबीआई, जिसपे मैंने आपको करेंसी इशू करने के बारे में, मतलब हमारे आपके पॉकेट में जो नोट्स होते हैं, ठीक है, ये आरबीआई के हाथ में। बैंकर टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का पैसा इनके पास होता है, ठीक है। बैंकर्स बैंक, बैंक को जब लोन का जरूरत पड़ता है तो आरबीआई के पास ही जाना पड़ता है। बैंक को जब लोन का जरूरत पड़ता है तो आरबीआई के पास ही जाना पड़ता है। फॉरेन एक्सचेंज का जो रिजर्व है हमारे देश में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मतलब इंडिया जो डॉलर में कमाता है, इंडिया जो एक्सपोर्ट करके डॉलर में कमाता है, उसका भी कस्टडियन रिजर्व बैंक होता है। तो रिजर्व बैंक का रोल बहुत बड़ा है सर। कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा। सर हम लोग को अगर बिजनेस करना है तो हम लोग लोन लेने के लिए जाते हैं, चाहे बिजनेस करना हो, चाहे घर घर के लिए लोन लेना हो, चाहे बाइक लोन लेना हो, चाहे कार लोन लेना हो, चाहे पर्सनल लोन लेना हो। हेलो साहब, बोलो, हम लोग लोन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? बिजनेस लोन, होम लोन, कार लोन, बाइक लोन, पर्सनल लोन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? प्लीज टेल मी। यस सर, लेते हैं। नाउ क्वेश्चन इज दैट ये लोन का जो कॉन्सेप्ट है कैसे कंट्रोल होता है, इतना बड़ा सिस्टम पे कैसे कंट्रोल हो जाता है? तो वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट सर, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट मतलब लोन, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट मतलब पूरा बैंकिंग सिस्टम में जो क्रेडिट सिस्टम चलता है ना, ये जो लोन मेकिंग सिस्टम चलता है, इसको भी कंट्रोल आरबीआई ही करता है। और ये लोन कंट्रोल करके, क्रेडिट कंट्रोल करके पूरा बैंकिंग सिस्टम को चलाना कोई आम बात नहीं है। बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आरबीआई कोशिश करता है। और इंडियन बैंकिंग सिस्टम वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट बैंकिंग सिस्टम है, आपको प्राउड फील होना चाहिए, आपको प्राउड फील होना चाहिए, क्योंकि इंडियन बैंकिंग सिस्टम इसलिए इतना अच्छा है, इसीलिए तो हम लोग बैंक में पैसा रखते हैं, टेंशन करते हैं क्या? हेलो, इंडियन बैंक में पैसा रख के हमें टेंशन होता है क्या? ऐसा है कि किसी का 10 लाख है बैंक में, तो क्या वो टेंशन करता है कि मेरा क्या होगा अगर पैसा कुछ हो जाए तो? टेल मी सर, ये एक नॉर्मल सा कैरेक्टर हो गया आजकल। हम लोग बैंक में ही पैसा रखते हैं। क्या बैंक में पैसा रख के, बैंक तो दूसरा एक ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट बैंक में भी हम लोग पैसा रखते हैं। जस्ट टेल मी, क्या प्राइवेट बैंक में पैसा रख के आपको टेंशन होता है? मतलब आपको नहीं होगा, आपकी फैमिली को पूछिए, होता है टेंशन? अरे बोलिए ना, ऐसा होता है कि रात का नींद नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे बैंक में मेरा 1 करोड़ डिपॉजिट है, बैंक में मेरा 50 लाख डिपॉजिट है, या जिसका जैसा पैसा, किसी का 1 लाख भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे बोलो, टेंशन होता है? नो सर। नो सर। क्यों नहीं होता? क्योंकि आरबीआई है इसको देखने के लिए, डिफॉल्ट नहीं होने देगा, आपका पैसा मारने नहीं देगा किसी को। गवर्नमेंट है, आरबीआई बेसिकली गवर्नमेंट का ही ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे आरबीआई इंडिपेंडेंटली काम करता है,
आरबीआई इंडिपेंडेंटली काम करता है, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आरबीआई। तभी जाके हम लोग इतना आसानी से बैठ के बिजनेस चलाते हैं, घर चलाते हैं। बिग रोल प्ले करता है। आरबीआई बिजनेस को प्रमोट करने का भी काम करता है, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा के बारे में भी काम करता है, बिजनेस फैसिलिटेशंस में करेंसी पॉलिसी, मैं एक एक करके बताता हूँ आपको। करेंसी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी जो मैं आपको बता रहा अभी, क्रेडिट पॉलिसी में भी मैं बात करता हूँ कि कैसे बिजनेस में ये जो क्रेडिट सिस्टम बैंक ने चालू किया, ठीक है, ये जो लोन सिस्टम जो है ये कैसे बैंक कंट्रोल करता है, एसएलआर क्या है, सीआरआर क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है। ये जनरल नॉलेज भी है और बैंकिंग नॉलेज भी है और बिजनेस नॉलेज भी है। आपको इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेना पड़ेगा, ठीक है। रेपो क्या है, रिवर्स रेपो क्या है, रेपो क्या है, रिवर्स रेपो क्या है। अभी मैं आपको रेपो के बारे में बात कर रहा था। सर रेपो क्या है, बोलो सर। कुछ पूछते हो क्या, एनी क्वेश्चन किसी के, कुछ अनम्यूट हुआ था। साहिल, शालिनी, नयनी, रवि, बोलो कुछ पूछना चाहते हो क्या। नो No, सर। sir. रेपो, रेपो क्या है, द रेट एट विच बैंक बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई अगेंस्ट प्लेजिंग ऑफ सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू आरबीआई। मतलब बैंक के पास क्या होता है, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है, जो सिक्योरिटीज को प्लेज करके आरबीआई से लोन लेता है। ऐसे ही नहीं मिलता लोन, सिक्योरिटी खरीद के लोन मिलता है। गवर्नमेंट के घर में पैसा जमा करो, गवर्नमेंट को लोन दो, ठीक है, गवर्नमेंट को एक सर्टेन अमाउंट का लोन दो, ठीक है, इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोलते हैं। गवर्नमेंट लोन इशू करता है, ठीक है, वो वाला लोन आप प्लेज करते हो और बदले में आरबीआई आपको लोन देगा। किसको, मुझे नहीं, बैंक को लोन देता है, ठीक है। इसको रीपर्चेस रेट भी बोलते हैं। रेपो इज ए शॉर्ट फॉर्म ऑफ रीपर्चेस रेट, याद रखिएगा। रेपो किसका शॉर्ट फॉर्म है, रीपर्चेस रेट का शॉर्ट फॉर्म है। मैं आपको बहुत सारा चीज इसके ऊपर बेस करके बता सकता हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखो। रीपर्चेस रेट जो होता है ना, ये शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन में होता है और ये अप टू 2 वीक्स तक भी होता है, ठीक है। तो रेपो रेट डिफर्स फ्रॉम बैंक रेट विद रेस्पेक्ट टू टाइम होराइजन। Repo is a short-term measures and it refers to short-term loans. On the other hand, bank rate is long-term measures and is governed by the long-term monetary policy of the RBI. Reverse repo क्या होता है? It is the rate of interest offered by RBI when bank deposit their surplus fund with the RBI for short periods. कभी कभी क्या होता है, आरबीआई को भी पैसा का जरूरत पड़ता है, तो बैंक आरबीआई क्या करता है, आरबीआई क्या करता है, बैंक को बोलता है कि आप अपना एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास जमा करो, बदले में मैं आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करूंगा। रेपो और रिवर्स रेपो में फर्क समझ में आ रहा है। रेपो रेट में नॉर्मल बैंक, जो कमर्शियल बैंक लाइक स्टेट बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, वो बहुत सारा बैंक आप जानते हो, कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स रेपो में क्या करता है, आरबीआई से लोन लेता है, आरबीआई उनको लोन प्रोवाइड करते हैं, बदले में ये आरबीआई को इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। रिवर्स रेपो में क्या होता है, आरबीआई बैंक को बोलते हैं कि अगर आपके पास सरप्लस पैसा है, एक्स्ट्रा पैसा है, आप बैंक के पास, आरबीआई के पास जमा रखो, बदले में आरबीआई आपको शॉर्ट पीरियड के लिए इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। अब आपके मन में चल रहा है सर, ऐसे देखो, आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साइड में जाओ, यहाँ पर जाके आप गवर्नमेंट का करेंटली जो रेपो रेट चल रहा है, ये देखो, फिक्स रिवर्स रेपो चल रहा है 3.35, रिवर्स रेपो रेट थोड़ा कम चलता है, ठीक है। पॉलिसी रेपो 5.40 है, मतलब जिस रेट में आरबीआई बैंक को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं वो 5.40, और जिस रेट में बैंक आरबीआई के पास जमा रखता है वो 3.35, ठीक है। बैंक रेट अलग होता है, जैसे कि अभी आपके साथ मैंने बोला, बैंक रेट अलग होता है सर। ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज रेट की भी अलग होता है। बैंक रेट क्या होता है, ये देखो, बैंक रेट इज ए लॉन्ग टर्म मेजर एंड इज गवर्न्ड बाय द लॉन्ग टर्म मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द आरबीआई। मतलब बैंक रेट क्या होता है कि वो बैंक, एक बैंक दूसरे बैंक को लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन में लोन प्रोवाइड करता है, वो अलग पॉइंट है, उसको बैंक रेट बोलते हैं। सर आरबीआई के पास हम लोग ऐसे पब्लिक भी जाते हैं, हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, हम लोगों के लिए 2-3 चीज इंपॉर्टेंट होता है, ये देखो,
हम लोग नॉर्मली ये सब चीजों के बारे में सब बात करता है। पब्लिक लेंडिंग एंड डिपॉजिट रेट, आरबीआई जो करेंटली मार्केट में लोन प्रोवाइड कर रहा है या फिर जो डिपॉजिट रखता है, एफडी वगैरह करता है या सेविंग्स करता है, ये देखो सेविंग्स में 2.70 से लेके 3% का रेट है। टर्म डिपॉजिट अगर 1 साल से ज्यादा है तो 5.5 से लेके 6.10 के आसपास का रेट चल रहा है। टर्म डिपॉजिट मतलब एफडी का दूसरा नाम, एफडी का दूसरा नाम है टर्म डिपॉजिट, याद रहेगा सर। 1 साल से ज्यादा होने से 5.30 से लेके 6.10 तक का एफडी रेट दे रहा है कौन, आरबीआई। मतलब आरबीआई रेट डिसाइड किया है, बैंक देता है। सेविंग्स में 2.7 से लेके 3 का। एमसीएलआर जो होता है एक बैंक दूसरे बैंक को देता है। एमसीएलआर जो होता है एक बैंक दूसरे बैंक को देता है, ठीक है। ओवरनाइट भी होता है, देख पा रहे हो सर आप वहां पर 6.80 से लेके 7.8 7.65, ठीक है, एमसीएलआर रेट। एमसीएलआर का फुल फॉर्म होता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट। इसके बारे में एडवांस लेवल में और डिटेल चर्चा करेंगे सर एमसीएलआर के बारे में, जब आप लोग सीए इंटर में बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ाई करोगे ना, वहां पर है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट refers to minimum interest rate below which financial institutions can't lend। इसके नीचे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता except in certain cases। Earlier when banks and financial institutions did lend on base rate, its prime customer used to get undue advantages। मतलब ये एमसीएलआर क्या होता है, जिसके नीचे बैंक लोन प्रोवाइड नहीं कर सकता। नॉर्मली ये एमसीएलआर बैंक को प्रोवाइड करता है, बिजनेस टू बिजनेस। तो ये लेंडिंग डिपॉजिट रेट्स है। एक्सचेंज रेट मतलब ये देखो डॉलर के हिसाब से, ये भी तो आरबीआई डिसाइड करता है ना। ये अभी मैं आपको बताया, कहाँ चला गया, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये भी तो आरबीआई के पास ही होता है। जैसे इंडिया का जो करंट फॉरेन रिजर्व है, ये वर्ल्ड में इंडिया करेंटली 4th या 5th पोजिशन पे, पता है आप लोगों को। 588.30 बिलियन इंडिया का रिजर्व है अभी। ऐसे रिजर्व में सबसे बेस्ट कौन है, रिजर्व में सबसे बेस्ट फॉरेक्स रिजर्व में चाइना है सर। जिस कंट्री के पास रिजर्व जितना ज्यादा है, आप इतना समझ लो कि वो कंट्री अभी वर्ल्ड इकोनॉमी में सबसे बेहतरीन पोजीशन पे है। जैसे ये इकोनॉमी ऑफ इंडिया है, अगर मैं इंडिया का फॉरेन रिजर्व आपको बताया, ठीक है, ये देखो फॉरेन रिजर्व, इसका पूरा कस्टडियन कौन है, कस्टडियन है आरबीआई, ठीक है। मतलब कितना रिजर्व रहेगा नहीं रहेगा उसको देखभाल करना। सबसे ज्यादा रिजर्व किसके पास है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को, हेलो। ये रिजर्व कैसे क्रिएट होता है, ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कैसे क्रिएट होता है। जैसे करेंटली श्रीलंका में और पाकिस्तान जैसे कंट्री में प्रॉब्लम चल रहा है, क्यों, बिकॉज उनके पास एक्सपोर्ट नहीं है ज्यादा, इतना ज्यादा इंपोर्ट करता है और इनकम नहीं है, फॉरेन फॉरेन मनी नहीं है उनके पास। इसलिए क्या होता है, अगर आपके पास फॉरेन मनी नहीं है ना, तो इंटरनेशनली जब भी हम इंपोर्ट करते हैं, चाहे तेल इंपोर्ट करें या कोई दूसरा प्रोडक्ट इंपोर्ट करें, हमारा प्रॉब्लम बढ़ जाता है। Foreign exchange reserve, also called forex reserve, in a strict sense only foreign currency deposit held by nationals and monetary authorities like RBI। However, in popular usage and the least volatilities include gold भी हो सकता है, reserve भी हो सकता है, special drawing rights हो सकता है, and international monetary fund reserve भी हो सकता है, ठीक है। फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स में यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, इंडियन रुपी, चाइनीज युआन, रशियन रबल, स्विस फ्रैंको एंड पाउंड स्टर्लिंग, इतना तरह का रिजर्व होता है लोगों कंट्री के पास। मतलब ये सब पॉपुलर इंटरनेशनल करेंसी है which are used to back its liabilities। local currency issued and the various bank reserve deposited। सबसे पॉपुलर है यूएस डॉलर, सबसे पॉपुलर है यूएस डॉलर। जैसे इंडिया के पास यूएस डॉलर बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो करेंटली वर्ल्ड में जिस कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज्यादा है, उस पर नंबर 1 में है चाइना, इसके पास सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व है। अमाउंट अगर देखोगे तो इट्स लाइक 3 लाख, सॉरी 32,75,490 यूएस बिलियन डॉलर। सेकंड में आता है जापान 13,11,254। थर्ड में आता है स्विट्जरलैंड 9,64,084। रशिया 5,66,। इंडिया है 5,64 में।
जो रिसेंटली थोड़ा और डेवलप हुआ है, जो डेटा में अभी आपको शो किया, रिसेंटली और थोड़ा डेवलप हुआ है, 580 के आसपास चला गया, मतलब 564 से 580 के आसपास चला गया। तो ये रिजर्व कैसे आता है? बिजनेस करके, डॉलर कमा के। हम लोग हमारा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करेंगे, डॉलर कमाएंगे तो इंडिया के पास रिजर्व बढ़ेगा। वही रिजर्व बाद में जब इंडिया फॉरेन प्रोडक्ट को बाई करेगा, फॉरेन से तेल लाएगा, उसमें खर्चा मेंटेन होता है। जिस कंट्री के पास रिजर्व कम है ना, वो प्रॉब्लम में आ जाता है। जैसे रिसेंटली श्रीलंका वगैरह में बहुत इशू चल रहा है। ये देखो सर, श्रीलंका रिजर्व में सबसे नीचे दिखाई दे रहा है आपको। इवन श्रीलंका का रिसेंट रेट भी, मतलब रिजर्व का अमाउंट भी गिवन नहीं है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हेलो, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, इसके पास रिजर्व खाली हो जा रहा है सर। पाकिस्तान, पाकिस्तान नजर आए तो बताना। $7,697, 7,697, $7,697 यूएस मिलियन डॉलर का पाकिस्तान के पास क्या है? पाकिस्तान के पास रिजर्व है। लेकिन पाकिस्तान का रिजर्व रिसेंटली थोड़ा प्रॉब्लम में आ गया, बिकॉज पाकिस्तान का इकोनॉमी थोड़ा इशू में आ गया था, डिक्रीज हुआ। देख सकते हो आप, रैंकिंग देखो, 87 रैंक में रिजर्व में। चिंता में पड़ जाता है कंट्री जब भी किसी कंट्री का ऐसा रिजर्व होता है। रिसेंटली और एक कंट्री का, हमारा ही पड़ोसी नेपाल का सिचुएशन बहुत खराब हो गया सर। नेपाल नेपाल नेपाल, इस तरह से आप लोग रिजर्व कर सकते, मतलब रिसर्च कर सकते हो। रिसर्च करने से ना आपको आइडिया लगेगा कि किसके कौन से कंट्री के पास कितना पैसा है। एक जमाना था सर, जब गोल्ड किसके पास कितना है उससे डिसाइड होता था। एक टाइम था, गोल्ड गोल्ड के बेसिस में डिसाइड होता था, गोल्ड के बेसिस में डिसाइड होता था। आज सबको बहुत ज्यादा इशू हो रहा है लग रहा है, पता नहीं क्या हुआ। ठीक है, चलो हम लोग पढ़ लेते हैं। जिस कंट्री के पास गोल्ड का रिजर्व ज्यादा है, जिस कंट्री के पास गोल्ड का रिजर्व ज्यादा है, वो भी बहुत रिच माना जाता है, और फॉरेक्स रिजर्व जिसके पास ज्यादा है उसको भी रिच माना जाता है। समझ रहे हैं ना सर? तो एग्जैक्टली इसी पैरामीटर में आरबीआई का ये सब रोल हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि करेंसी इशू करता है, बैंकर्स टू गवर्नमेंट भी है, ठीक है, बैंकर्स बैंक भी है, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी है, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट भी है, प्रमोशनल फंक्शंस भी करता है। अब आपको ये सब तो मैं मोटा मोटी समझा रहा हूँ कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, करेंसी आपको समझ में आ गया, है ना? अब कुछ और भी पॉइंट है जिसके बारे में मैं थोड़ा आपके साथ बात करना चाहूंगा। जैसे कि क्रेडिट पॉलिसी एंड कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। अब आपके मन में चल रहा है सर क्रेडिट पॉलिसी मतलब, सर क्रेडिट पॉलिसी मतलब क्या होता है, मैं समझाता हूँ। देखो, करेंसी पॉलिसी मतलब कौन सा, जैसे कुछ साल पहले आप लोगों को पता है हमारे देश में डिमोनेटाइजेशन हुआ था 2016 में। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अचानक से पुराना नोट जो था उसको गायब कर दिया। याद है आप लोगों को? ओल्ड 500 एंड 1000 का नोट जो था, ये नोट अभी और मिलता है क्या? नो सर। मिलेगा भी नहीं सर। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको, तो इसको डिमोनेटाइज कर दिया था। इसको क्या बोलते हैं? डिमोनेटाइज कर देना। डिमोनेटाइजेशन में क्या होता है, जो नोट चलता था वो नोट और नहीं चलेगा। ऐसा करने से क्या होता है, जब मार्केट में ब्लैक मनी बढ़ जाता है, जब मार्केट में ब्लैक मनी बढ़ जाता है, जब लोगों के पास कैश भर जाता है, लोग सरकार के घर में टैक्स नहीं भरता है, ठीक ना, बिना टैक्स देके घर पे पैसा बढ़ाता है, जब आतंकवादी हमला बढ़ता है। आतंकवादी लोग क्या करते हैं जानते हो? आतंकवादी लोग क्या करता है, जैसे ये पाकिस्तान का कुछ जासूस संगठन है,
वो भारत में प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए चाइना का कुछ ऐसा जासूस संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये लोग क्या करता है, इंडिया का ये करेंसी फॉल्स नोट, झूठा नोट बनाता है, झूठा नोट बना के इंडियन मार्केट में सप्लाई कर देता है। क्या होता है, सप्लाई करके लोगों को सही झूठ का समझ में नहीं आता, मार्केट में जाल नोट इतना भर जाता है कि लोग चीट हो जाता है और लोगों को गलत काम करने में उकसाता है। जब बहुत दिनों से नोट को चेंज नहीं किया जाता तो उसका फायदा उठाया जाता है। इसीलिए तो आजकल डिजिटल पेमेंट में इतना ज्यादा गवर्नमेंट जोर देता है, क्योंकि डिजिटल पेमेंट में करप्शन नहीं है, डिजिटल पेमेंट में ट्रांसपेरेंसी है। आप दो नंबरी कमा नहीं सकते, कोई नहीं कमाएगा। अच्छा है ना, दो नंबरी कोई नहीं कमाएगा, किसी के पास दो नंबरी पैसा नहीं होगा, सारा का सारा कमाई साफ होगा, व्हाइट मनी होगा, ब्लैक मनी नहीं होगा। ब्लैक मनी का मतलब क्या, जिस इनकम का टैक्स सरकार के पास नहीं पहुंचता, जो इलीगल मनी है, जो दो नंबरी रास्ते से इनकम किया हुआ पैसा है, उसको ब्लैक मनी कहते हैं। तो ये 1000 का नोट, 500 का नोट गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइज कर दिया। लोगों को प्रॉब्लम हुआ था, बहुत प्रॉब्लम हुआ था, लोगों को इतना प्रॉब्लम हुआ था कि महीने महीने लाइन लगाना पड़ा, है ना, बहुत लंबा लंबा लाइन लगाना पड़ा था लोगों को। लेकिन सर उसके पीछे एक दूसरा पॉइंट था, ये आम आदमी के समझ के बाहर है। ये देखो, ये मोनेटाइजेशन के टाइम पे एक्सिस बैंक में गुजरात में लाइन लगा था, गुजरात में एक एक्सिस बैंक के सामने लाइन लगा था। सर केस क्या होता है, जब ऐसा गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था आरबीआई के थ्रू से, तो उसमें ये जो मैं बता रहा हूँ बेसिकली, ये करेंसी पॉलिसी जो है, ये जो करेंसी पॉलिसी होता है ना, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट पॉलिसी, और उसके पहले मैं आपको बता रहा करेंसी पॉलिसी, बैंकर्स बैंक, बैंकर्स टू गवर्नमेंट, इश्यूअर ऑफ करेंसी। अब गवर्नमेंट ने अचानक से डिसाइड कर लिया कि हम लोग ये सब नोट को मार्केट से गायब कर देंगे। और क्यों गायब करेंगे, क्योंकि ऐसा गायब करने से दो तीन इशू था। एक बहुत बड़ा हमला का योजना था, जो रॉ के पास खबर था। ये खबर आप लोगों को नहीं पता चलेगा, ये अंदर का मामला है सर, ठीक है, रिसर्च करने से पता चलता है। एक बहुत बड़ा संगठन जम्मू कश्मीर के थ्रू से दिल्ली में कहीं पर कोई बॉम्ब गिराना था, और मार्केट में ये दो नंबरी पैसा पूरा फैला दिया था, मतलब डुप्लीकेट नोट्स। कम से कम 100 करोड़ के आसपास का हिसाब था, 20 करोड़ भी होता तो भी कुछ कम नहीं था। अगर रातों रात क्यों किया, क्योंकि अगर रातों रात ये खबर फैल जाएगा कि कल से ये पैसा और वैलिड नहीं है, आधा से ज्यादा लोग इस पैसा को लेके डील ही नहीं करेगा। और फिर आतंकवादी का जो काम होता है ना, आतंक फैलाना चाइना के थ्रू से, पाकिस्तान के थ्रू से, ये जो आतंक फैलाने का ये लोग जो जिम्मा लिया है ना, चाइना बहुत डेंजरस है। चाइना क्या करता है ना, जानबूझ के पाकिस्तान को पैसा देता है ताकि वो भारत में प्रॉब्लम क्रिएट कर सके, क्योंकि भारत प्रॉब्लम में रहेगा तो चाइना चाइना का बिजनेस बढ़ेगा। ये चाइना, और चाइना बहुत मुश्किल पैदा करता है आजकल, और पाकिस्तान तो है ही, दिमाग दिमाग में उसका भूसा भरा हुआ रहता है, पार्टीशन के बाद से भूसा भरा हुआ उनका। अब प्रॉब्लम यही है कि भारत का एनिमी जो बन के रहा है, उस एनिमी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। दूसरा प्रॉब्लम मैं आपको ब्लैक मनी का बताया, तो गवर्नमेंट क्या किया, पुराना नोट को हटा दिया, अब नया करेंसी लाया, उसमें भी डुप्लीकेसी बढ़ रहा है। जो न्यू नोट लाया सर, 2000 का नोट में प्रॉब्लम है आजकल, देखना ये जो ये वाला नोट देखना थोड़ा कम मिलता है मार्केट में। क्या मैं सही बोला, 2000 वाला नोट थोड़ा कम हो गया कि नहीं, 500 का नोट है, पहले से कम दिखता है, रेगुलर बेसिस में थोड़ा कम दिखता है 2000 का नोट। देखिएगा आप लोग थोड़ा अपना एक्सपीरियंस यूज करके, 500 का नोट अवेलेबल है बहुत ज्यादा, एटीएम यूज करने से ही पता चलता है, निकलता है 2000 का नोट एटीएम से। हाँ सर बोलो, क्या एक्सपीरियंस है आप लोगों का, क्या एटीएम से 2000 का नोट निकलता है कि 500 का नोट ही ज्यादा निकलता है? मेरा तो एक्सपीरियंस है 500 का ही सर ज्यादा। 500 का, हाँ बोलो। सर 500 का ज्यादा। हाँ 2000 का ज्यादा नहीं मिलता, क्योंकि इसमें भी कुछ डुप्लीकेसी बढ़ रहा है, इसलिए गवर्नमेंट 2000 का नोट बैन करके रखा। आपको जानकारी लेके अच्छा रहेगा
कि इंडियन गवर्नमेंट के पास, आरबीआई के पास मैक्सिमम कितना अमाउंट का नोट गवर्नमेंट छाप सकता है? आई जानते हो आप लोग? ये आरबीआई एक्ट में लिखा हुआ है, कितना मैक्सिमम बड़ा नोट आरबीआई छाप सकता है। एनी आइडिया सर? आप लोग ना आरबीआई के साइड में जाके, यहाँ पर ना आरबीआई का कुछ नॉलेज एरिया है, ठीक है? आप चाहो तो आरबीआई के नॉलेज एरिया में रिसर्च कर सकते हो और आरबीआई के बारे में जानकारी और बढ़ा सकते हो। लेकिन मैं आपको पूछ रहा हूँ कि मैक्सिमम कितना अमाउंट का नोट गवर्नमेंट छाप सकता है? आज तक भारत सबसे ज्यादा कौन सा अमाउंट का नोट छापा है? एक ही बार छापा था, मोरारजी देसाई के टाइम पे, उसके बाद बंद कर दिया क्योंकि वही ब्लैक मनी का इशू है। मैक्सिमम 10,000 रुपीज का नोट छापने का परमिशन है गवर्नमेंट के पास, मतलब आरबीआई के पास, मैक्सिमम 10,000। समझ में आ रहा है सब? ठीक है। यहाँ पर जाके आप आरबीआई एक्ट्स एंड लॉज पढ़ सकते हो, आरबीआई के पब्लिकेशंस आता है, एनुअल, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मतलब बैंकिंग लेवल में क्या डेवलपमेंट हो रहा है वो सारा चीज़ यहाँ पर बताया जाता है। जितना ज़्यादा जानोगे उतना अच्छा है सर। अपना नॉलेज को हमेशा ग्रोथ करने का काम करो। तो कहने का मतलब क्या था कि ये जो इश्यूअर ऑफ करेंसी है, डिमोनेटाइजेशन या रीमोनेटाइजेशन जो भी गवर्नमेंट करता है, ठीक है, डिमोनेटाइजेशन या रीमोनेटाइजेशन, ठीक है, किसको लाना है और किसको हटाना है। एडिक्वेट मनी सप्लाई इज क्रिटिकल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी में एडिक्वेट पैसा होना चाहिए। अच्छा, कभी आप लोगों के मन में इस तरह का ख्याल आया है कि अगर देश में इतना गरीब है, इंडिया में गरीबी है सर, बहुत गरीबी है, इंडिया कोई रिच कंट्री तो है नहीं, मिडिल क्लास एक कंट्री है, बट मैं आपको एक सिंपल सा सवाल करता हूँ, क्या आप लोग मुझे जवाब दे सकते हो? मेरा सवाल आपसे है कि इंडिया एक मिडिल क्लास कंट्री है, इकोनॉमी ऑफ इंडिया, सर इंडिया का जीडीपी वर्ल्ड में टॉप 5 में से एक है, लेकिन पर हेड इनकम में इंडिया बहुत पीछे है। मतलब जो पर हेड इनकम जो है सर, ये देखो जीडीपी में, जीडीपी वाइज इंडिया वर्ल्ड में कितना रैंकिंग में आता है? जीडीपी रैंकिंग में 5th। लेकिन अगर मैं आपको पर हेड इनकम के हिसाब से दिखाऊं तो भारत काफी पीछे आता है। पर हेड इनकम के हिसाब से कहाँ चला गया? 142nd में है भारत। मतलब हमारा पर हेड इनकम इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जीडीपी हमारा बहुत हाई है, मतलब एक्चुअली पॉपुलेशन बहुत हाई है। कैसे निकलता है पर हेड इनकम? टोटल जीडीपी को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाता है। तो आपको पर हेड इनकम या पर कैपिटा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। पर कैपिटा में भारत 142 नंबर पे आता है। हाँ, भारत में बहुत रिच लोग भी हैं, मिडिल क्लास भी हैं, लोअर मिडिल क्लास भी है, बट भारत में गरीब भी बहुत है। ऐसा भी स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है कि हर 3 इंसान दुनिया में, अगर 3 गरीब है तो 3 गरीब में एक भारतीय जरूर होता है। सर ये बात तो सुन के अच्छा नहीं लगा। सर बात अच्छाई का नहीं है, झूठ का नहीं है, बात सच्चाई का है। जो है उसे मानना पड़ेगा और जो प्रॉब्लम है उसे सुधारना पड़ेगा, है ना? जैसे देखो, सबसे ज्यादा इनकम करने वाला पर हेड इनकम में सबसे बेस्ट है लिंचेस्टाइन, लिंचेस्टाइन, ठीक है, ये वाला जो कंट्री है यूरोप में आता है, छोटा सा देश है, पर हेड इनकम में सबसे अच्छा कमाता है सर, लिंचेस्टाइन सबसे ज्यादा कमाते हैं पर हेड इनकम। एनुअल इनकम है, यूनाइटेड नेशंस का, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट देखो, 1,69,049 पर कैपिटा जीडीपी इनका, जीडीपी पर कैपिटा बाई कंट्री 1,69,049 यूएस डॉलर, मतलब जो भी आ रहा है 1,69,049, इसको इंटू कर देना 79 के साथ, जो अमाउंट होगा वो इंडियन करेंसी में आएगा। बात समझ में आ रहा है सर? 1,70,000 को 79 से 79 के साथ इंटू कर दो तो इंडियन करेंसी में वैल्यू आ जाएगा। सर भारत कहाँ पर है? बोला तो आपको, भारत 142 नंबर पे आता है सर। रिसेंट चेंज हो गया क्या? 159 बता रहा है, बहुत पीछे चला गया। 2601, 2022 का एस्टिमेट बता रहे 2601।
2600 एवरेज भारत का इनकम है, 2600 यूएस डॉलर। मतलब 2600 को आप 79 से इंटू कर दो, कितना आता है बोलो। एनुअली 2,05,000, एनुअली 2,05,000 ये भारत का एवरेज इनकम है। और डेवलप नेशन जो है उनका एनुअल इनकम, इवन श्रीलंका भी हमसे बेहतर कमाते हैं, पॉपुलेशन कम है ना, भारत में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लोग वर्ल्ड में जीडीपी में वर्ल्ड का 5वां सबसे बड़ा देश है। बट फिर भी हमारा पॉपुलेशन इतना हाई है, भीड़ इतना ज्यादा है कि पैसा जब डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये यही मनी जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हम लोग क्या हो जाते हैं, थोड़ा गरीब हो जाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पर ना इनइक्वलिटीज बहुत है, मतलब रिच भी बहुत है, गरीब भी बहुत है, ये प्रॉब्लम है हमारा। समझ में आ रहा है ना साहब, ये प्रॉब्लम है हमारा। पाकिस्तान हमसे थोड़ा और पीछे है, पाकिस्तान तो छोटा सा देश है, इसका पॉपुलेशन भी इतना नहीं है, 20 करोड़ का पॉपुलेशन है, फिर भी पाकिस्तान देखो $1,500 में आता है, वर्ल्ड बैंक के हिसाब से $1194 में आता है। छोटा सा देश है फिर भी संभाल नहीं पाता। समझ में आ रहा है सर, मतलब पाकिस्तान का एवरेज इनकम कितना हो जाएगा, वही 1.5 लाख के आसपास एनुअली। ना क्वेश्चन इज दैट सर, तो फिर रिच कैसे बनेंगे हम लोग, कैसे हम लोग कतार, ब्रुनई, सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट्स में 76,000 करके कमाते हैं, 76,000 27, 76,000 27, 76,027 इतना इनकम हो जाता है किसका, अमेरिका में पर हेड इनकम। तो वही सब चीज थोड़ा देखना पड़ता है सर, जब हम लोग करेंसी पॉलिसी में गवर्नमेंट को देखते हैं, आरबीआई इसके ऊपर काम करता है। तो एडिक्वेट मनी सप्लाई इज क्रिटिकल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। All the factor income in modern economy are in fact money incomes. Business revenue too is monetized. The RBI also oversees the availability of foreign currency to facilitate overseas business transactions. It plays an important, albeit an indirect role in the determination of exchange rates. That is, rates at which domestic currency is exchanged with foreign currency and vice versa. ये आरबीआई को देखना पड़ता है। अगर मैं क्रेडिट पॉलिसी का बात करूं, आरबीआई जो लोन क्रिएट करता है सोसाइटी में, बिजनेस के लिए जो लोन का जरूरत पड़ता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई डज नॉट फंड द बिजनेस और फॉर दैट मैटर एनी एक्टिविटी। आरबीआई कभी भी किसी बिजनेस को लोन नहीं देता है, बात को समझे सर। आरबीआई डज नॉट फंड द बिजनेस और फॉर दैट मैटर एनी एक्टिविटी। आरबीआई बिजनेस को लोन नहीं देता, आरबीआई एक प्रॉपर सिस्टम क्रिएट करके चलता है। Its policies have a major impact on channelizations of the banking resources for business, generally as well as specifically for certain sectors. The small reduction in the statutory liquid ratio, cash reserve ratio, or bank rate can put huge funds in disposal of the commercial banks for lending to the business and other sectors. Let us introduce ourselves to the measures of magnitude of financial parameters such as interest rate. It is called basis points. 1% is equivalent to 100 basis points. To illustrate, if bank rate is 7.75 and RBI decreases it by 25 basis points, इसका मतलब हो जाता है बैंक रेट 7.75 चल रहा था, ठीक है। अगर बैंक रेट को आरबीआई कम करता है 25 बेसिस पॉइंट में, तो 75 से 25 जाएगा, मतलब ये 7.5 आ जाएगा, 7.50। सर समझ में नहीं आया, थोड़ा समझा दो। क्रेडिट पॉलिसी समझ में तो नहीं आया होगा सर, हेलो क्या नया नहीं हो जाएगा छे शालिनी, क्रेडिट पॉलिसी दिमाग में घुसा क्या साहिल, नहीं ना। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है मेरा? হ্যাঁ স্যার। এটা বুঝতে কি করে, এটা তো বোঝালামই না, বুঝলি কি করে তাহলে। अब यहाँ पर आपको मैं वही समझाने जा रहा हूँ कि सर ये जो एसएलआर सीआरआर का कॉन्सेप्ट है ये क्या है और कैसे काम करता है, इस पे थोड़ा बात करें। ये देखो रिजर्व रेशियो दिखाई दे रहा है, सीआरआर एंड एसएलआर। कैश रिजर्व रेशियो करेंटली है 4.5 और एसएलआर करेंटली चल रहा है 18, ठीक है।
नाउ क्वेश्चन इज दैट सर ये 18 और 4.5 क्या काम करता है? ये 18 और 4.5 क्या काम करता है? सर ये बेसिकली और कुछ नहीं है, बैंक को जमा रखना पड़ता है आरबीआई के पास। कमर्शियल बैंक जो पैसा स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो के हिसाब से आरबीआई के पास जमा रखेगा, और कैश रिजर्व रेशियो जो है वो बैंक अपने पास ही रखेगा एज पर आरबीआई रिकमेंडेशन। सर ऐसा क्या क्या होता है फिर? ध्यान से सुनना, इसके लिए आपको दो कॉन्सेप्ट को मैं एक साथ बात करूंगा, एक आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी और दूसरा एट ए टाइम में कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, दोनों चीज एक साथ बात करूंगा, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड क्रेडिट पॉलिसी, ये दोनों पॉइंट को एक साथ बात करना। ये जो एसएलआर है, सीआरआर है, ये क्या काम करता है, और ये जो बेसिस पॉइंट है 100 बेसिस पॉइंट्स, 1% इज इक्विवेलेंट टू 100 बेसिस पॉइंट्स, ये क्या है, ठीक है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में भी मैं आपके साथ बात करूंगा, ठीक है। देखो सर मान के चलो एक बैंक बनाओ, क्या बनाना है सर? बैंक। अच्छा बैंक बनाने का जरूरत नहीं है, बैंक बनाने का जरूरत नहीं है, मैं आपको आरबीआई का तस्वीर ही दिखा देता हूँ। अच्छा ये आरबीआई है, आरबीआई तो बैंक में लोन नहीं देता सर, मतलब मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हम लोग आरबीआई के पास जाके लोन लेते हैं? प्लीज टेल मी। ये ऑफिस देखो कभी आप लोग, ये कोलकाता में है, स्टेट बैंक का ईस्टर्न हेडक्वार्टर है, गंगा किनारे है, कभी अगर स्टैंड रोड की तरफ जाओगे तो आपको ये वाला ऑफिस दिखेगा, ये स्टेट बैंक का हेड ऑफिस है, ठीक है, ईस्टर्न ईस्टर्न इंडिया का। सर कहना क्या चाहते हो? सर 2 मिनट के लिए ये मान के चलो, 2 मिनट के लिए ये मान के चलो कि सिस्टम में, करेंटली सिस्टम में एक ही बैंक है, बैंक का नाम है एसबीआई। आपको बात समझ में आ रहा है सर? 2 मिनट के लिए ये मान के चलो कि सिस्टम में और कोई बैंक नहीं है, एक ही बैंक है, मतलब सारा का सारा बैंकिंग सिस्टम को एक सिंगल बैंक मान के चलो, ठीक है, जैसे कि ये स्टेट बैंक, ठीक है, बस इसी को समझते हुए हमें क्रेडिट पॉलिसी समझना है। अब एसबीआई बना लेते हैं, एसबीआई ऑफिस, ठीक है। अब एसबीआई क्या है? बैंक है। अब बैंक कैसे सिस्टम चलाता है देखिए। अच्छा हम लोग क्या करते हैं, बैंक में पैसा जमा करते हैं, ये सर नो? कुछ लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा है, वो क्या करता है, बैंक में जाके पैसा जमा करता है, मानो कि ये तीनों के पास 1 लाख 1 लाख करके, ठीक है, ऐसा 10 लाख अमाउंट इनके पास है, 10 लाख रुपीज ये तीनों मिला के बैंक में जमा किया, डिपॉजिट कर दिया। क्यों डिपॉजिट किया? क्योंकि बैंक इनको बदले में इंटरेस्ट देगा, है ना। अगर बैंक इनको 10 लाख डिपॉजिट के कारण कितना इंटरेस्ट दे सकता है? करेंट रेट क्या चल रहा है डिपॉजिट का? सर 5.5 से लेके 5.3 से लेके 6.10 का रेट चल रहा है, इतना परसेंटेज का इंटरेस्ट दे सकता है, तीनों को एक साथ दिखा रहा हूँ। अब इनके पास सरप्लस है, एक्स्ट्रा पैसा है, इसलिए बैंक में जमा कर दिया। अब कुछ लोगों के पास पैसा कमती है, मतलब दे हैव स्कार्स मनी, ठीक है, ये लोग क्या करने चला गया, पैसा मांगने चला गया, और बैंक वेट करता है कि कब कोई मेरे पास पैसा मांगने आएगा। ये लोग बैंक में जाके लाइन लगाए, स्टेट बैंक के पास जाके बोलता है कि क्रेडिट दो, मतलब लोन दो। हेलो सर, अभी तक का कहानी क्लियर है? हेलो, क्या अभी तक का जो सिनारियो मैंने आपके सामने रखा, क्या ये सिनारियो क्लियर है? तो आपको आगे जाके क्रेडिट पॉलिसी और क्रेडिट कंट्रोलिंग दोनों समझ में आ जाएगा, मतलब आरबीआई का एक बहुत बड़ा रोल प्ले आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मुझे पहले ये बताओ कि ये यहाँ तक का बात क्लियर है कि नहीं? साहिल, शालिनी, नयनी, सभी को पूछ रहा हूँ मैं, टेल मी सर। है सर।
ना क्वेश्चन इज दैट, थोड़ा सा होल्ड करो ना। देखो अब क्या सिचुएशन क्रिएट होगा। कुछ लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा है, वो बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया, बदले में वो बैंक से इंटरेस्ट ले। उन लोगों के किसी कुछ लोगों के पास क्या है, कुछ लोगों के पास पैसा कमती है। किस कारण से हो सकता है सर? डिफरेंट रीजन हो सकता है। हम लोग बैंक में लोन लेने के लिए क्यों जाते हैं? हम लोग बैंक लोन के लिए क्यों जाते हैं? जैसे देखो SBI टाइप्स ऑफ लोन। SBI कितना तरह का लोन प्रोवाइड करता है? देखो लोगों का डिफरेंट लोन का नीड होता है। किसी को होम लोन चाहिए, किसी को ऑटो लोन चाहिए, किसी को एजुकेशन लोन चाहिए, किसी को पर्सनल लोन चाहिए, हाँ, किसी को लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज चाहिए। मतलब लोन का कमती नहीं है। लोन पे लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन, एजुकेशन लोन, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, गोल्ड लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, इतना सारा लोन है। अब लोग ये लोन लेने के लिए कहाँ जाएगा? बैंक के पास ही जाएगा। अब SBI में जिनके पास ज्यादा पैसा था, वो आके अपना पैसा जमा कर दिया। वो आके अपना पैसा जमा कर दिया, अपना पैसा जमा कर दिया। कितना? मैंने बोला 10 लाख। अब ये 10 लाख क्या 10,000 करोड़ भी होता है, ठीक है, क्योंकि कोई एक जन तो जमा करने नहीं जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम को एक सिस्टम माना। मैंने यहाँ पर पूरा बैंकिंग सिस्टम को एक सिस्टम माना। ओके सर? स्टेट बैंक। अब जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, वो डिफरेंट रीजन के लिए बैंक के पास लोन के लिए चला गया कि भाई हमें लोन दे दो, हमें लोन दे दो, हमें लोन दे दो। लेकिन अभी क्वेश्चन इज दैट सर बैंक के पास कितना है? टेल मी, बैंक के पास पूंजी कितना है? बोलो ना सर, बैंक के पास पूंजी कितना है? कैपिटल कितना है बैंक के पास बिजनेस करने के लिए? अरे कुछ तो बताओ। नानी, साहिल, टेल मी, आप लोग कनेक्टेड हो या नहीं? हेलो सर, बैंक के पास पूंजी कितना है जो बैंक, ये लोग जो लोन लेने आया है इनको दे पाएगा? किसी का आवाज नहीं आ रहा है। आप लोगों को मेरा आवाज आ रहा है क्या? सर 10 हाँ लाख 10 लाख सर, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। लेकिन क्या ये पूरा का पूरा 10 लाख यूज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। ये जो यहाँ पर CRR और SLR के बारे में बात कर रहा था ना सर, 4.5% का CRR, 18% का SLR, ये खेल खेल देगा। पूरा पैसा जमा नहीं कर सकता। अब फिर से आपके मन में चलेगा फिर CRR क्या है? CRR वर्सेस SLR। CRR is the percentage of money which a bank has to keep with RBI। CRR क्या है? CRR वो पैसा है जिसको बैंक को RBI के पास जमा रखना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ कैश। SLR क्या है? इज द प्रोपोर्शन ऑफ लिक्विड एसेट टू टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज। मतलब क्या? मतलब ये जो मैं आपको यहाँ पर भी CRR SLR के बारे में बताया, मतलब और कुछ नहीं है। मतलब बहुत सिंपल है कि जो पैसा बैंक RBI के पास जमा रखता है, कैश में रखता है, उसको CRR कहते हैं।
और एसएलआर मतलब लिक्विड स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशियो, जो बैंक अपने पास ही रखता है ताकि जब कोई अपना जरूरत के लिए आता है बैंक के पास, जरूरत नहीं मतलब जो जिनका डिमांड है, डिमांड लाइबिलिटी पूरा करने के लिए। डिमांड लाइबिलिटी क्या होता है ना, व्हाट इज डिमांड लाइबिलिटी? सर यहाँ पर मैंने जो एग्जांपल क्रिएट किया था आपके साथ, इसमें जो लोग अपना पैसा जमा करके रखा था बैंक के पास, सर आप मुझे एक चीज बताओ, बैंक ये जो 10 लाख लेके बिजनेस करने के बारे में सोच रहा है, बैंक जो 10 लाख लेके बिजनेस करने के बारे में सोच रहा है एसबीआई, क्या ये पैसा इसका है? हाँ सर, ये 10 लाख तो उसका नहीं है, ये 10 लाख तो इन लोग का है। तो ये लोग तो कभी भी आ सकता है बैंक में पैसा लेने के लिए, ये सर नो, ये लोग तो कभी भी आ सकता है मैच्योरिटी के अंदर या मैच्योरिटी के बाद। तो जिसका जिसका पैसा है वो तो आएगा, जिसका पैसा है वो तो आएगा पैसा लेने के लिए। तो उसके लिए बैंक को क्या करना पड़ता है, अपने पास एसएलआर भी रखना पड़ता है। तो 10 लाख में से 18% बैंक खुद के पास ही रखेगा करंट रेट के हिसाब से, ये चेंज होता रहता है, और 4.5% आरबीआई के पास जमा रखेगा कैश के तौर पर। ये 4.5% कैश बैंक क्या कर आरबीआई क्या करता है, डिफरेंट बैंक से लेता रहता है। हम लोग बैंक के जमा करते हैं, बैंक अपने ओवरऑल डिपॉजिट के ऊपर एक सर्टेन अमाउंट एवरी मंथ आरबीआई के पास जमा कर देता है, एनुअली जमा कर देता है, और इस तरह से आरबीआई का भी फंड बढ़ता है और बहुत बढ़ता है। और यही पैसा आरबीआई क्या करता है, जब बैंक को इमरजेंसी में जरूरत पड़ता है तब बैंक को प्रोवाइड करता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट, यहाँ पर एसबीआई क्या किया, इन लोगों को लोन देगा लेकिन बदले में 20% 22% हटा के। तो अगर मैं 10 लाख का 20% साइड कर दूं तो कितना होगा, 2 लाख, 2,20,000 के आसपास साइड कर दो, इस पे हाथ नहीं लगाएगा। तो बचा कितना, 8 लाख, एग्जाम्पल के लिए 8 लाख। यही 8 लाख आरबीआई क्या कर सकता है, अच्छा बैंक एक चीज देखा है अपने एक्सपीरियंस में, कि जो लोग पैसा डिपॉजिट करने के लिए आता है ना सर, ये डिपॉजिट करके रखता है पैसा, मतलब डिपॉजिट करने के लिए जो आता है ना, रोज रोज पैसा उठाने नहीं आता। सेविंग्स अलग बात, मैं तो एफडी का बात कर रहा हूँ, सेविंग्स अलग बात, मैं एफडी का बात कर रहा हूँ। ये रोज रोज पैसा उठाने नहीं आएगा, ये एक्सपीरियंस में देखा गया है कि जितना लोग पैसा जमा करने आते हैं, जैसे अगर 3 लोग जमा करने आए ना, तो हार्डली 1 लोग उठाने आएगा, 2 लोग नहीं आएगा। और यही बैंकिंग बिजनेस का खूबी है। अब देखो कि कैसे क्रेडिट बनाता है, ये 8 लाख पैसा बैंक इसको देगा, कुछ इसको देगा, कुछ इसको देगा, तीनों को मिला के मानो बैंक ने 8 लाख का लोन दे दिया। सर बोलो, बैंक ने जो इनको डिपॉजिट के लिए दिया वो 6% था, 10 लाख का 6% कितना होता है एनुअली? 10 लाख का 6%, 6,000, 6,000 की 60,000 कितना है? हाँ, 10 लाख के बदले में 6% कितना हो गया, 6,000 या 60,000? मेरा कैलकुलेटर गलत दिखा रहा है क्या? एक सेकेंड रुको सर, आज क्या नेटवर्क इशू बहुत है, सबको प्रॉब्लम हो। 10 लाख इंटू 6%, कहाँ गया परसेंटेज, 60। ठीक है, तो व्हाट इज द केस नाउ, कहने का क्या मतलब था, अब बैंक 10 लाख जमा लिया, बदले में 60,000 का एनुअली खर्चा किया, लेकिन अब इसी पैसे को बैंक क्या करेगा, इसी पैसे को बैंक क्या करेगा, लोन दे देगा, लेकिन पूरा नहीं दे पाएगा, 8 लाख दे पाएगा। लेकिन फिर मार्केट में जो बैंक का लोन का रेट चलता है, सबसे सस्ता है होम लोन, लेकिन अब मैं होम लोन नहीं लूंगा, नॉर्मल बिजनेस लोन 12-13% का रेट चलता है सर, नॉर्मल बिजनेस लोन 12-13% का लोन का इंटरेस्ट चलता है। तो अगर 8 लाख अमाउंट 12% में भी देता है, कितना हो जाता है, 96,000। तो 96,000 का अमाउंट ये बैंक का इंटरेस्ट इनकम है।
और 60,000 बैंक का इंटरेस्ट एक्सपेंस है। बैंक का पूरा इनकम इंटरेस्ट का ही है, खर्चा भी इंटरेस्ट का, एक्सपेंस भी इंटरेस्ट का। तो बैंक इस 10 लाख का डिपॉजिट से 8 लाख का लोन क्रिएट किया, 8 लाख का लोन क्रिएट किया, और 8 लाख में से बैंक ने क्या किया, 96,000 का इंटरेस्ट कलेक्शन किया, 60,000 का खर्चा किया। बीच में से कितना कमा लिया 10 लाख में से, बोलो? 36,000। बैंक ने 36,000 का अर्निंग बना लिया सर। नाउ क्वेश्चन इज दैट इसके ये जो क्रेडिट सिस्टम एक स्टेट बैंक ने किया ना, अब ये स्टेट बैंक का हर एक ब्रांच अलग अलग ब्रांच में हो सकता है। जितना लोग लोन लिया है, मान के चलो कि ये अपना पैसा किसी और को पे करने के लिए, मानो कि ये एक बंदा है ए, ये एक बंदा है बी, ये एक बंदा है सी, ये भी किसी और को पे करेगा। मानो कि ये 8 लाख लोन इसने लिया, 2.5 लाख इसने लिया 3 लाख, इसने लिया 1.5 लाख, ठीक है। अब ये अपना 2.5 लाख किसी और को पे करेगा, लेकिन वो भी जो पे करेगा ना, वो भी किसी और को करेगा, लेकिन बैंक में करेगा, कैश में नहीं। तो जिस बैंक में पैसा जाएगा उस बैंक के पास डिपॉजिट क्रिएट हो जाएगा। बी भी किसी को 3 लाख देगा, वो भी बैंक में देगा। सी भी किसी को देगा, वो भी बैंक में देगा। तो यहाँ पर फर्स्ट बैंक ने 10 लाख का लोन क्रिएट किया। अब जो सेकंड बैंक है उसके पास फिर से 8 लाख जा रहा है, फिर वो 8 लाख फिर वो उसके ऊपर CRR SLR क्रिएट करके फिर उस पर लोन क्रिएट करेगा। मतलब बैंकिंग सिस्टम में एक बार पैसा आना चालू हो जाए ना, फिर वही पैसा सर्कुलेट होते होते 10 लाख से 8 लाख, 8 लाख से 6 लाख, 6 लाख से 4 लाख, ऐसा सर्कुलेट होते होते टोटल अमाउंट बढ़ जाता है। और पूरा क्रेडिट सिस्टम में जैसे पहले 10 लाख का लोन क्रिएट हुआ, 10 लाख में से कुछ डिपॉजिट रख के CRR SLR मेंटेन करके, 10 लाख में से कुछ CRR चला गया, कुछ SLR चला गया, फिर बचा जो 8 लाख है, फिर यही 8 लाख मार्केट में चला गया किसी और के थ्रू से, फिर इसमें से भी कुछ CRR चला जाएगा, कुछ SLR चला जाएगा, फिर इसमें से बचने के बाद अगर 6 लाख भी बचता है, फिर वही 6 लाख किसी और के पास चला जाएगा, फिर उसमें भी कुछ CRR SLR रहेगा, फिर वो बैंकिंग सिस्टम में चला जाएगा। लेकिन स्टार्ट हुआ था 10 लाख में से, 3 ब्रांच घूमते ही 10, 18, 24 लाख का ट्रांजैक्शन, मतलब 24 लाख का क्रेडिट सिस्टम चालू हो गया। नयनी, शालिनी, बोलो। साहिल, क्या आप लोग कनेक्टेड हो? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? थोड़ा सा क्रिटिकल है बट बहुत क्रिटिकल नहीं। हेलो, थोड़ा सा क्रिटिकल है बट बहुत क्रिटिकल नहीं। कोई क्वेश्चन है क्या? सर एनी क्वेश्चन? नो सर। क्लियर है ना? मतलब बैंक कैसे अपना क्रेडिट सिस्टम को चलाते हैं, इसी के बारे में मैंने बात की, ठीक है। और जब जब ये रेट को कम कर किया जाता है बैंकिंग रेट में, तो उसको 100 बेसिस पॉइंट में करते हैं। अब ये वर्ड बहुत सुनोगे, 100 बेसिस पॉइंट, जहां पर 1% का मतलब होता है 100 बेसिस पॉइंट। अगर 0.5 मतलब 50 बेसिस पॉइंट का मतलब होता है 0.5, ठीक है। 25 बेसिस का मतलब होता है 25 का मतलब होता है 7.50, 25 पैसा में और गिर जाएगा, ठीक है। जब जब रेपो आता है ना, तब तब न्यूज इसी तरह से आता है कि RBI किस तरह से कितने बेसिस पॉइंट में रेपो को घटाया। RBI रिड्यूस, इंक्रीज रेपो बाय, क्या लिखा है? RBI इंक्रीज रेपो रेट बाय 40 BPS। BPS क्या होता है? बेसिस पॉइंट्स, ठीक है। ये देखो, पहले 4 था, 40 बेसिस पॉइंट मतलब 0.40, ठीक है। क्योंकि 1% का मतलब होता है 100 बेसिस पॉइंट, तो 0.4% का मतलब होता है 40 बेसिस पॉइंट, 1% का मतलब होता है 100 बेसिस पॉइंट, 0.4 का मतलब होता है 40 बेसिस पॉइंट्स। समझ में आ जाएगा ना? नेक्स्ट टाइम से जब भी कोई न्यूज आएगा, ठीक है, इकोनॉमिक टाइम्स में या फिर कहीं पर भी न्यूज आएगा, देख के ही पढ़ लेना चाहिए आपको कि बेसिस पॉइंट्स का क्या मतलब है। इतना अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तभी तो आगे देखो रहोगे। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक कंपनी सेक्रेटरी,
इसीलिए बाकी लोगों से ज्यादा जानते हैं और ज्यादा समझदारी रखते हैं। SLR CRR का केस मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। SLR CRR इज ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, इट अफेक्ट फंड्स अवेलेबिलिटी टू ऑल सेक्टर्स। RBI has its armor qualitative measures of credit control through which it influences the credit availability to a particular sectors. As an instance of sector specific impact, RBI credit policy let us consider provisions of priority sector lending. Priority sector lending क्या होता है जानते हो? गवर्नमेंट ने RBI को बताया कि प्रायोरिटी सेक्टर को लोन दो, मतलब जो गरीब है लेकिन कुछ बिजनेस करता है, जैसे कि जनधन योजना के थ्रू से या फिर मुद्रा योजना के थ्रू से, इनको प्रायोरिटी सेक्टर भी बोला जाता है। मुद्रा योजना, मुद्रा लोन के थ्रू से, ठीक है। ये देखो मुद्रा लोन, यहाँ पर जाओगे ना, ये देखो कैसे गांव गांव के महिलाओं के ऊपर माइक्रो फाइनेंस, इसको बोलते हैं SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, बहुत कहानी है, सक्सेस स्टोरीज जाके पढ़ सकते हो, वीडियोस भी हैं कि किसको कितना लोन मिला है, कैसे वो बिजनेस किया। ये देखो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, लोन्स अप टू 10 लाख टू दी नॉन कॉर्पोरेट, नॉन फार्म, स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइज, ठीक है, जो बिजनेस बना के काम कर रहा है। आप भी मुद्रा योजना पे अप्लाई कर सकते हो अगर आपका बिजनेस आइडिया में दम है, ठीक है, या फिर आपका जो बिजनेस है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। आप 10 लाख का लोन लो, मैक्सिमम 10 लाख, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, उसके ऊपर लोन देता है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल कोई भी चीज बेकार नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर जाके अपना प्रोजेक्ट देख सकते हो कि कैसे प्रोजेक्ट सबमिट करना पड़ता है। देखो द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम अंडर 2% इंटरेस्ट सब डिविजन स्कीम, शिशु लोन, सबसे छोटा शिशु लोन दिया जाता है 50,000 तक का स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे शिशु से किशोर का लोन होता है, फिर किशोर से युवक का लोन होता है, ठीक है। बिजनेस के ऊपर है, एज के ऊपर नहीं, बिजनेस के ऊपर है। आप गवर्नमेंट के साइड में जाके चेक कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या ऑफर चल रहा है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, डिटेल्स चेक कर सकते हो सर। ऑफरिंग्स यहाँ पर जाओ, देखो कैसे आपको बेनिफिट मिल सकता है, सारा चीज यहाँ पर है, आप इसके थ्रू से चेक कर सकते हो। टिश्यू लोन मतलब गवर्नमेंट का स्कीम्स है, तो RBI ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग चलाते हैं, एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद दिस रिक्वायरमेंट। प्रायोरिटी सेक्टर को आपको लोन देना पड़ेगा, ये गवर्नमेंट ने डिसाइड करके दिया RBI के थ्रू से। by lending a specified percentage of its resources to industries or activities included in PSL. For example, loan to micro, small, medium enterprise qualify as PSL. The policy of RBI has tremendously benefited to the MSME sector. मतलब जिसमें छोटा जो खुद्र शिल्प जो होता है, क्या बोलते हैं इसको, खुद्र शिल्प, खुद्र या फिर मतलब इसको मतलब छोटा शिल्प, माइक्रो इंडस्ट्री बेसिकली, ठीक है, ये भी RBI करता है सर। रेपो क्या है, रिवर्स रेपो क्या है, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम, कि पूरा सिस्टम में अल्टीमेटली एक चीज है कि पूरा फाइनेंशियल सिस्टम का डेवलपमेंट, लोगों के हाथ में पैसा का डेवलपमेंट, लोगों के हाथ में बिजनेस के लिए जरूरत का पूंजी का डेवलपमेंट, ये पूरा डेवलपमेंट का काम RBI करता है। बिजनेस बनेगा तब ना स्टॉक मार्केट, अदरवाइज स्टॉक मार्केट का ही क्या काम, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा सेबी कैसे काम करता है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा सेबी कैसे काम करता है और सेबी कैसे स्टॉक मार्केट को चलाता है, ठीक है। तब तक के लिए घर पे थोड़ा RBI को गो थ्रू करो, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में भी जो पढ़ाया था उसको भी थोड़ा देखना, मैं जिन लोगों को शेयर करना है मैं इसी वीक के अंदर सारा क्लास शेयर करूंगा, आप लोग एक बार थोड़ा गो थ्रू कीजिएगा, जिन लोगों का मिस है पुराना लेक्चर्स, ठीक है। साहिल, शालिनी, नयनी, आज बहुत लोगों ने क्लास मिस किया, लेकिन जिन लोगों ने भी क्लास मिस किया उन लोगों को भी बोलूंगा सेम बात, आप लोग एक बार कर लीजिए, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछिए सर, ठीक है। और जब मैं टेस्ट के लिए बुलाना स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स, तब आके टेस्ट के लिए भी रेडी हो जाइए, ठीक है। ओके सर, ओके सर, बाय सर। ओके सर, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, ठीक है साहिल।